नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज सनी देओल की फिल्म जाट रिलीज हो चुकी है ऑन अ थर्सडे। ये फिल्म बस हम थोड़ी देर पहले ही देख के आ रहे हैं। अब इसका प्रेस शो हुआ नहीं, इसलिए डर था कि नो प्रेस शो तो यानी कि शायद फिल्म खराब होगी। लेकिन क्योंकि इसके प्रोड्यूसर्स मैत्री मूवी मेकर्स है, जिन्होंने पुष्पा बनाई है फ्रेंचाइज, और उनके बारे में कहते हैं कि वो नॉर्मली प्रेस शोज नहीं रखते हैं, और इसलिए आज ये फिल्म हमने पैसे भर के देखी है। अब क्या जाट एक पैसा वसूल फिल्म है, इसका हम खुलासा करेंगे जल्द है। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जाट स्टारिंग सनी देओल, इनके साथ है विलन के रोल में रणदीप हुड्डा। बाकी एक्टर्स में है यहाँ रेगिना कैसेंड्रा एंड सैमी खेर। देयर इज आल्सो विनीत कुमार सिंह। ये फिल्म इट इज डायरेक्टेड बाय गोपी चंद मालिनेनी। ये तेलुगु के एक प्रसिद्ध डायरेक्टर है। कई साल तक ये असिस्टेंट डायरेक्टर रहे थे, और फिर इन्होंने अपनी जो पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर की थी वो थी बॉडीगार्ड, विच इज द तेलुगु रीमेक ऑफ द ओरिजिनल मलयालम फिल्म बॉडीगार्ड। अगर आपको याद हो, बॉडीगार्ड का एक हिंदी में भी इसी नाम का हिंदी में भी बना था, जहाँ सलमान खान साहब वो हीरो बने थे। सो आई कैन से दैट मालिनेनी हैज हैड अ सक्सेसफुल करियर। और जब कोई साउथ का फिल्म मेकर एक हिंदी फिल्म बनाता है तो पहला तो डाउट ये रहता है कि जरूर इनकी जो कोई पहली फिल्में होंगी उनसे प्रेरणा लेके कुछ बनाई होगी या रीमेक होगी। लेकिन जो मैंने पढ़ा, इनकी पिछली 3-4 फिल्में जो इन्होंने बनाई है मलिनेनी साहब ने, जाट की स्टोरी बिल्कुल अलग है। देखिए, जब बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर, खासकर ऐसी फिल्म जिससे देशभक्ति जागृत होती है, ऐसे विषय ज्यादातर दे आर सेंटर्ड अराउंड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जाट इस मामले में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आपके विलन है वो आते हैं श्रीलंका जाफना से। और जाफना, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक वक्त कैसे दिस यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द तमिल टाइगर्स LTTE दैट वाज लेड बाय प्रभाकरन। इस फिल्म की शुरुआत होती है शायद 2009, जहां आपको देखने को मिलता है कि कैसे श्रीलंकन आर्मी कुछ उनके साथ मजदूर है, जिसके अंदर हमारे रणदीप हुड्डा साहब भी मौजूद है। उनके साथ है विनीत कुमार सिंह, और ये कुछ खुदाई कर रहे हैं, और उसके दौरान इन्हें कोई बक्सा मिलता है, और इसे ये खोलते हैं तो देखते हैं उसके अंदर सोने के ब्रिक्स है। बस हमारे जो ये राणा टुंगा साहब है, दैट्स द कैरेक्टर ऑफ रणदीप हुड्डा, और ये अपने भाई सोमलू यानी विनीत कुमार से कहते हैं कि क्या तुम्हें सारी जिंदगी मजदूर बन के रहना है। और एक झटके में इनके हाथ में इनिशियली तो कोई हथियार होता नहीं है, लेकिन जो भी 10-15 श्रीलंकन सोल्जर्स थे, ये उन्हें काट देते हैं, और वहां से सोना लेके, लंका से सोना लेके ये आ जाते हैं इन अ कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। लंका से कहानी शुरू होती है, सोना है तो देयर इज अ सर्टेन रामायणस टच टू जाट। और आगे जैसे फिल्म अब बढ़ेगी और उसमें कुछ सेगमेंट्स है, वहाँ पे आपको एक रामायण नॉस्टैल्जिया भी जरूर दिखेगा। जो रणदीप हुड्डा और उनके साथी है, इनका जो वर्णन किया गया शुरू में, वो तो ये कहा गया कि दे आर रिबेल्स। अब सोचने पे आप मजबूर होते हैं कि भाई 4 श्रीलंकन लोग वो भारत आ जाते हैं, और बस 15 साल के अंदर 40 गांवों पे इन लोगों का कब्जा हो गया। ऑब्वियसली लोकल सपोर्ट तो है ही, लेकिन क्या ये संभव है कि 4 श्रीलंकन इलीगली भारत घुसते हैं, कुकार आतंकवादी कहूंगा मैं इन लोगों को, और ऐसा कहर मचाते हैं भारत के आंध्रा कोस्टल टाउन रीजन में, कैप्चरिंग 40 इंडियन विलेजेस, और इन्हीं की हुकूमत वहां चल रही है। अब लॉजिकली अगर बात करें तो फिर ये संभव नहीं है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब बात आती है कुछ मास एक्शन फिल्मों की, और ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये तब लागू होता है कि यदि आप जो भी एक काल्पनिक कहानी आप बता रहे हो, जो आप ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, अगर उससे दर्शक प्रभावित होता है, खासकर इफ आई एम इम्प्रेस्ड, तो तब यू एज अ व्यूअर यू आर रेडी टू हैव दिस सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। और जाट की अच्छी बात यह है कि ओवरऑल इसका जैसा ड्रामा है, उसके अंदर आप सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यू हैव टू अप्लाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि टुवर्ड्स द एंड, और शुड आई से कि सेकंड हाफ के बाद से ही फिल्म के अंदर कुछ और खुलासे होते हैं, बैक स्टोरीज कुछ और निकलती है, और वो ये ऐसा जताती है कि यहाँ पे हमारे डायरेक्टर गोपीचंद मालिनी साहब, उनके राइटर सौरभ गुप्ता, उन्होंने लॉजिक का भी ध्यान रखा है। स्टोरी तो खैर सिंपल है कि जाफना श्रीलंका से आए थे 4 लोग, कुकार लोग, और अब वो आंध्रा के इस कोस्टल जो रीजन है, इसके 40 गांवों पे ये कब्जा करके बैठे हैं, और दे वेरी रूथलेस। बस गाजर मूली की तरह ये लोगों का सर काटते रहते हैं, और फिर खैर कहते हैं कि बुराई का
खात्मा करने एक अच्छाई को आना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारे हीरो हैं सनी पाजी, उनका अगर आप इंट्रोडक्शन देखें, शुरू होता है किसी नॉर्थ में जहाँ पे कुछ तो हनुमान के गाने बज रहे हैं। अच्छा, और ऑब्वियसली ही इज बीइंग काइंड ऑफ कंपेयर्ड टू हनुमान। और फिर वो ट्रेन पकड़ के दक्षिण भारत जा रहे हैं। उन्हें जाना तो है आंध्रा के किसी अर्बन सेंटर में, लेकिन उनकी ट्रेन रास्ते में खराब हो जाती है और जब तक ट्रेन रिपेयर होगी अगले और 4-5 घंटे लगेंगे। और इसी दौरान बस हमारे पाजी, जिनका अब तक कोई नाम नहीं बताया गया है, बस वो जाते हैं बाजू में एक झुग्गी है, वहां से जाके कुछ खाने पीने के लिए। और तब उन्हें एक बूढ़ी महिला वो उन्हें इडली देती है खाने के लिए। और एक बाइट भी ये लेते नहीं है कि तब कुछ 3-4 गुंडे आते हैं और उसकी इडली की थाली को जो है उसे लात मार देते हैं। अब हमारे जाट भाई साहब वो तो जाहिर है नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, लेकिन वो पहले मौका देते हैं इन गुंडों को कि भाई तुम माफी मांग लो। बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई मैं भूखा था, मैं इडली खा रहा था, तुमने पैर मार के मेरी इडली गिरा दी, तो भाई आप बस मुझे सॉरी बोलो। अब गुंडा है वो तो बोलेगा नहीं। और फिर बाद में जो इनकी धुलाई करते हैं हमारे सनी पाजी, और जो उनमें से मुख्य गुंडा रहता है वो बोलता है कि तू जानता नहीं मैं किसका आदमी हूँ। और बट वो बोलता है कि एक लोकल पॉलिटिशियन है, सुबह रेडी करके मैं उसका आदमी हूँ। फिर ये वहाँ जाता है और हमारे पाजी भी वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके वही गाता फिर से दोहराते हैं कि मैं इडली खा रहा था और इसने आके लात मारी, मेरी प्लेट गिरा दी, इसने सॉरी नहीं बोला। तो ये किस्सा चलता रहता है कि सॉरी सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। और इस सॉरी बोलने के चक्कर में हमारे पाजी पहुंच जाते हैं सीधा राणा टूंगा, दैट्स रणदीप हुड्डा's कैरेक्टर, उनके घर पे। और वहाँ पे फिर जाके कुछ और खुलासे होते हैं। उन्हें एहसास होता है कि भाई ये तो बहुत जो इस प्रांत में हो रहा है वो तो घोर अन्याय है, और वो हमारे पाजी, जाट पाजी, वो इसका खात्मा इस राणा टूंगा की लंका को वो आग लगा के ही छोड़ेंगे। खैर, अब ये लंका को कैसे जलाते हैं ये सब तो आप जो फिल्म देखेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा इस कहानी में कि सबसे पहले जो टाइटल है, अब जैसे ही ये मैंने टाइटल सुना था जाट, और फिर जो ट्रेलर में बड़ा पॉपुलर डायलॉग था कि 2.5 किलो का पावर पहले नॉर्थ ने देखा है अब साउथ देखेगा, जो कि ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट कैच लाइन। आई थिंक दैट वन लाइन अलोन वाज इनफ टू अट्रैक्ट पीपल टू जाट। लेकिन एक डर ये भी था कहीं ऐसा ना हो कि आप सनी देओल उन्हें एक सदर्न इंडिया की वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं और वहां जाके कोई जाट कल्चर का कोई इम्पोजिशन ना हो। अब देखिए, इन्होंने टाइटल में दिया है जाट, JAAT, और लेकिन जैसा ये शब्द है इसके अलग अलग मीनिंग भी होते हैं। और गुड थिंग अबाउट दिस फिल्म इज खासकर उसकी स्टोरी टेलिंग है कि बिना कुछ चीज़ें डायरेक्टली कहे हुए ये आपको इशारा करती है टुवर्ड्स ऑपरेशन बाय पावरफुल बाय द रिच एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर एंड द वल्नरेबल। जाहिर है जो बेचारे यहाँ गरीब लोग हैं इस प्रांत के गांव के, उनकी ज़मीन हड़प ली गई है। तो जब आप ऐसे ही कहानी सुनते हैं तो फिर एहसास होता है कि यहाँ पे इशारा जो किया जा रहा है वो टुवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, और कैसे ताकतवर लोग वो गरीब मजदूरों को दबा के रखते हैं। तो इसलिए जो टाइटल है वो मेरे ख्याल से बड़ा बिफिटिंग है, जिसके अंदर अब इसके 2-3 स्वरूप आप निकाल सकते हैं। जो सबसे खासियत बात यह है कि फिल्म के एंड में बिफोर द मेन एक्शन जो खुलासा होता है और वो आपको बताता है कि क्यों इस फिल्म का नाम जाट रखा गया। खैर, मैं उसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ। आई वुड लाइक यू टू गो एंड वॉच इट। आई थिंक फ्रॉम स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू शायद आपने ऑपरेशन ऑफ द पुअर, ये तो अनगिनत कहानियां साउथ में बनती हैं, लेकिन ये जो सब टेक्स्ट जो बिना कहे हमारे गोपीचंद मालिनी साहब ने ऐड किया है, डिफरेंट सब टेक्स्ट, वो मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पे ऑब्वियसली उनकी और उनके राइटर सौरभ गुप्ता उनकी दाद देनी पड़ेगी। सनी देओल एक प्रसिद्ध बॉलीवुड सुपरस्टार जो बेसिकली जाने जाते हैं गदर फ्रेंचाइज और बॉर्डर के लिए, और उन्हें आप एक हिंदी फिल्म में ही उसे साउथ लेके जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे कोई नॉर्दर्न कल्चर का कोई इम्पोजिशन होता नहीं है। दूसरी ओर आपके हैं यहाँ रणदीप हुड्डा, जो असल जिंदगी में वो जो एक जाट है, लेकिन वो प्ले कर रहे हैं एक श्रीलंकन फ्रॉम जाफना, और जिसका नाम
बताया गया है राणा तुंगा, फॉर्मर श्रीलंकन कैप्टन अर्जुना राणा तुंगा। आई एम श्योर ही, अगर वो ये फिल्म कभी कभार देखते हैं वो इससे खुश नहीं होंगे। राणा तुंगा के फैंस वो भी खुश नहीं होंगे कि उनका नाम एक ऐसी फिल्म से जोड़ा गया, एक ऐसे किरदार से जोड़ा गया जो बहुत ही एक खतरनाक एक राक्षस है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो श्रीलंका गए थे एंड ही मेट विद सम ऑफ द लेजेंड्स फ्रॉम द 1996 श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो 1996 का वर्ल्ड कप जीती थी, और उसमें सभी फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर्स अरविंदा डिसिल्वा, जयसूर्या, चामिंदा वास, कुमार धर्मसाना, रोमेश कालुवितराना। इस समारोह में खैर हमारे अर्जुना राणा तुंगा वो मौजूद नहीं थे। लगता है उन्हें पता चल गया होगा कि कोई फिल्म आ रही है जिसके अंदर उनके नाम का एक विलन रखा गया है। खैर जोक्स अपार्ट, but all the Sri Lankan players were in awe of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Although obviously these things have no connection to the film Jaat, लेकिन maybe शायद यदि अगर श्रीलंका वाले इसे देखेंगे और वो कहेंगे कि भाई कुछ दिन पहले आपके प्राइम मिनिस्टर हमारे लेजेंड प्लेयर से मिल रहे हैं और फिर आप एक ऐसी फिल्म लेके आते हो जिसके अंदर विलेन का नाम है राणा तुंगा। Obviously we all know about the conflict, the sentiments in Tamil Nadu, especially with regards to LTTE, और जो लंबे समय तक श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE की जो कॉन्फ्लिक्ट थी उस पर तो खैर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि शायद जिस तरह से राणा तुंगा किरदार को प्रेजेंट किया गया है, क्या हमारे तमिलनाडु के लोग वो इसे पसंद करेंगे या विल दे गेट ऑफेंडेड। लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर गोपीचंद की, क्योंकि उन्होंने जस्ट बाय स्टेटिंग दैट कि राणा तुंगा खुद has rebelled against his own liberation Tamil army, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से that should not have hurt any Tamil sentiments in Tamil Nadu. Suspension of disbelief, जैसे कि हमने पहले कहा, ये तब संभव है जब आप अपने किरदारों से दर्शकों को आकर्षित करते हैं, आपका जो ड्रामा है वो स्ट्रांग हो। इस फिल्म के अंदर मेलो ड्रामा भी है, लेकिन ओवरऑल जो ड्रामेटाइजेशन है, स्टार्टिंग फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग द विलन राणा तुंगा, उसके बाद सनी देओल का इंट्रोडक्शन, और फिर जब इनकी पहली मुलाकात जो होती है और डायलॉग बाजी, एज अ पैकेज मैं कहूँगा वेल मेड। उर्वशी राउटेले का एक आइटम सॉन्ग भी डाल दिया इसमें। टू बी ऑनेस्ट शी इज प्रिटी, बट बतौर डांसर वो तो खैर कभी इतना कुछ उर्वशी ने मेरे ख्याल से प्रभावित नहीं किया है। परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो सनी देओल पाजी हमारे वो अक्सर कहते हैं कि वो पसंद नहीं करते जब क्रिटिक्स उनकी फिल्मों को कंडेम करते हैं, ये कह के कि ये फिल्म तो सिर्फ मास ऑडियंस के लिए बनी है। हालांकि यहाँ पे मैं सनी देओल साहब को कहना चाहूँगा, ये जो शब्द है मास शब्द, ये किसी मीडिया वाले ने तो नहीं निकाला है, बल्कि जो इतिहास रहा है सिनेमा का वो हमेशा डंकी की चोट पे उसने मास फिल्म कह के ही ऐसी फिल्मों को प्रमोट किया है। और इस फिल्म के ट्रेलर में भी आप देखें जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे वो तो था मास फीस्ट। सो खैर मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में कोई मास क्लासेस ऐसा कुछ नहीं है। अभी पुष्पा देखिए, पुष्पा 2 ने कितने कमाए, हजारों करोड़ कमाए। अब क्या हम सब ये कह सकते हैं कि पुष्पा को 1000 करोड़ कमाने में केवल जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस है उसका योगदान था, मास ऑडियंस का? ऐसा मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं है, बिकॉज आज की तारीख में अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी फिल्म डेफिनेटली चलेगी। देखिए जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि सनी देओल इवन दो ही 67, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो फिर इवन एट दिस एज ही स्टिल लुक्स मच बेटर, मच मोर एनर्जेटिक देन आवर सलमान खान और शाहरुख खान। और इसका मुख्य कारण ये है कि सनी देओल साहब, उनके कोई सिक्स पैक तो है नहीं, लेकिन जस्ट दैट पर्सनैलिटी जो उनका ऑरा है, एक टफ जाट, और वो आई थिंक उन्होंने अपनी वो जो एक फ्रेशनेस है चेहरे पे इवन एट दिस एज उन्होंने खोई नहीं है, और वो ऑरा वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सनी पाजी के बस यही कहूँगा, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस है, नॉट वेरी ओवर द टॉप इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। लेट्स बी फेयर, आई मीन टू मिस्टर देओल एट 67 उनके लिए आसान नहीं है ये एकदम ताबड़तोड़ एक्शन करना। इसलिए खासकर फिल्म का जो क्लाइमैक्स है इन टर्म्स ऑफ एक्शन कोरियोग्राफी, वो मेरे ख्याल से थोड़ा क्लेवर होना चाहिए था, थोड़ा और इंटेंस होना चाहिए था। बट वहाँ पे आपको वैसी एक्शन जो आप उम्मीद कर रहे थे, ये कोलोसस बैटल होगा यहाँ पे राणा तुंगा और हमारे जाट के बीच, वैसा क्वालिटी का एक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बतौर डायलॉग बाजी हो, उसमें इंटेंसिटी हो, मेरे ख्याल से एक पल भी हमारे सनी देओल साहब
वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते। और द वे दिस कैरेक्टर हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इज़ नॉट एनी जाट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बट ये बेसिकली एक हीरो है who's come out to give justice and women safety को लेके जो जिस तरीके से इस फिल्म में जो ड्रामा बताया गया है थोड़ा ओवर द टॉप हो सकता है, खासकर यू डोंट वांट टू सी कि कैसे फीमेल पुलिस ऑफिसर्स उनके कपड़े निकाले जा रहे हैं, और दोज आर वेरी शॉकिंग सीन्स। लेकिन कहीं और उससे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि इस पूरे क्षेत्र में जो पुलिस है, जो मेल ऑफिसर्स हैं, 98% देम आर सो करप्ट कि बस वो तो रणटुंगा उसी का बस वो साथ देते हैं, और फिर जो व्यवहार वो करते हैं अपनी फीमेल ऑफिसर्स के साथ, आई थिंक दैट इज़ वेरी कंडेमनेबल। लेकिन इस द्वारा बड़े ही सटीक तरीके से गोपीचंद साहब ने हमें हमारे समाज को आईना दिखाया कि देखिए कि अगर कैसा ज़माना है। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी को लेके हमारे देश में क्या हाल है। रणदीप हुडा पावर हाउस ऑफ टैलेंट, अब है वो असली जाट है, लेकिन प्ले कर रहे हैं वो एक श्रीलंकन। अब इसे आप दो रूप से देख सकते हैं कि भाई कि या तो आप ये फिल्म को एक तेलुगु फिल्म बना देते थे या तमिल फिल्म बना देते ताकि और फिर वहाँ के एक्टर्स ले लेते, तो फिर ऑब्वियसली फिर आप सनी देओल और रणदीप हुडा को नहीं ले पाते। अब एक पल भी यहाँ पे आपको रणदीप हुडा के देयर इज नथिंग श्रीलंकन अबाउट हिम, और लेकिन वही है कि यदि अगर वो राइटर डायरेक्टर उन्हें थोपते तमिल डायलॉग्स, सिंगला डायलॉग्स, वो बिल्कुल फिक्टिशियस लगता था। और टू बी ऑनेस्ट रणदीप हुडा इज मोर और लेस एक्टिंग लाइक हिमसेल्फ, लाइक अ जाट, बट इंटेंसिटी देखिए इस एक्टर की कमाल की है, मतलब वाकई ही एकदम खौफनाक इनका किरदार है, और गाजर मूली की तरह ये लोगों के सर काटते हैं। मेरे ख्याल से ये सीन्स कुछ इन्होंने ज़्यादा ही सर का कटते हुए दिखाए हैं, और खासकर मेरे ख्याल से बच्चों के सामने कभी भी आपको कोई सर कटता हुआ सीन हो, किसी की उंगलियां कट रही, ये सब बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहिए। थोड़ी ये मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी हमारे साउथ के फिल्म मेकर्स को। लेकिन बतौर परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से रणदीप हुडा एक वेरी वेरी इंटिमिडेटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई हैव टू से वेरी ब्रूटल बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय रणदीप हुडा। तो खैर जब मेन हीरो और विलन वो तकड़े हैं, सपोर्टिंग कास्ट में आप देखेंगे कि रेगिना कैसांड्रा, उनका आपको बहुत ही एक अनोखा, एक हुकार रूप देखने को मिलेगा, एंड यू विल रियली डिसलाइक हर फॉर दैट। लेकिन उसी चीज़ में मेरे ख्याल से उनकी वो एफर्ट की उनकी वो विक्ट्री है। सैमी खेर वो भी एक नीपो प्रोडक्ट ही है, और कितने साल हो गए उनको भी फिल्म इंडस्ट्री में, आई थिंक सिंस 2016, लेकिन आज भी उन्हें जब मैं पर्दे पे देखता हूं तो लगता है उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। अब उनकी कास्टिंग इस फिल्म में कैसे हुई ये तो खैर डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन अब कमजोर कड़ी तो नहीं कहूंगा, बट सैमी खेर इज वंस अगेन नॉट अप टू द मार्क। आई थिंक फिल्म में जो मुझे चीजें जो पसंद नहीं आई है कि ओवरऑल राइटिंग फिल्म अच्छी है, मैसेजिंग अच्छी है, जो खासकर सबटेक्स्ट है फिल्म का, सोशल पॉलिटिकल मैसेजेस, वो सब ठीक है। आपके हीरो और आपके मेन विलन ने बढ़िया काम किया है, रेगिना कैसांड्रा इज गुड, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में चाहे वो सैमी खेर हो या फिर खासकर इस पूरे क्षेत्र में जो गांव वाले दिखाए, जिसके अंदर हमारे मकरंद देशपांडे भी है, अब उनका जो रोना धोना है, जो मेलोड्रामा है, इतनी बैड एक्टिंग है, इतनी बैड एक्टिंग। अब डायरेक्टर साहब आई थिंक यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक बच्ची को भी ये उसमें शामिल कर लेते हैं, और उनकी बैड एक्टिंग, ओवर एक्टिंग, मेलोड्रामा देख के यू फील कि भाई अगर इतनी बुरी एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर तो इनके जो कैरेक्टर है, जो गांव है, दे डिजर्व टू बी पनिश्ड एंड टॉर्चर्ड बाय रणटुंगा। फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से। लॉट ऑफ दीज साउथ इंडियन फिल्म्स, आई मीन दे हैव सम ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म में भी आप देखेंगे एक से एक बेहतरीन शॉट है, जो कपल ऑफ शॉट्स जो मुझे अभी भी जहन में है कि जब पहली बार सनी देओल और रणदीप हुडा की मुलाकात होती है, और वो मुलाकात जो एंड होती है जिसपे इंटरवल पॉइंट आता है, और उसमें दोनों रणदीप हुडा के पास एक बड़ी गन है और हमारे सनी देओल, सनी पाची, उनके पास एक नॉर्मल पिस्टल है, द टू पिस्टल्स दे आर फेसिंग ईच अदर। और फिर इस शॉट के बीच में वहाँ सामने आप देखते हैं कि रेगिना कैसांड्रा वो काफ़ी चिंतित लग रही है। दीज आर लाइक सुपर फाइन शॉट। और उसके बाद फिर इस घर से निकलने के बाद फिर जो रणटुंगा अपने गुंडे भेजते हैं, एक टफ टेरेन जैसा है, और उस पर जो बाइक्स आ रही है, ऑब्वियसली दे आर जंपिंग अराउंड, और लेकिन वो शॉट देखिएगा, रियली ब्रिलियंट सिनेमाटोग्राफी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका अच्छा है, थावन ऐसा इसका म्यूजिक है इसमें। तो वही आई थिंक स्टोरी अच्छी है,
स्क्रीन प्ले मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छा लिखा गया है। सपोर्टिंग कास्ट में ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग है, कुछ जगह पे मेलोड्रामा उसे थोड़ा ज़्यादा खींच दिया गया है, लेकिन ओवरऑल एक्शन अच्छी है। अब ऑब्वियसली गदर में तो आपने इन्हें देखा हैंड पंप उठाते हुए, और इस फिल्म में आप देखेंगे कि ये तो भैया पूरा एक जो एक बड़ा सरकारी दफ्तर में जो एक बड़ा फैन है खंबे से जो जुड़ा हुआ है, वो पूरा खंबा निकाल के ये करते हैं। तो जाट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आई वुड से entertaining action thriller from Bollywood, and इसलिए मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि यदि आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं तो ज़रूर जाके इस फिल्म को सपोर्ट करिएगा। रही बात रेटिंग की, तो मैं गोपीचंद मालिनेनी की जाट को देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार्स।